जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम हमारे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल एग्ज़ाम का मॉडल सेट, ठीक है ना, क्या है ये मॉडल सेट है। मॉडल पत्र का राजनीति विज्ञान, ये कौन सा सब्जेक्ट है हमारा, राजनीति विज्ञान का है, जो कि राजनीति विज्ञान में ऑब्जेक्टिव को पूरा करेंगे हम, और ये ऑब्जेक्टिव का आपका पार्ट 1 है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में इतिहास में है तो इसमें 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव मैं आज कंप्लीट करवाऊंगा और 50 के ऑब्जेक्टिव वीडियो अगले दिन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्त की भी तैयारी अच्छी हो सके, ठीक है। तो हमारे जो इस ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं हर साल प्रश्न, ये पूछे जाते हैं 100 प्रश्न, ठीक है ना। ये 100 ऑब्जेक्टिव है, ये 100 ऑब्जेक्टिव है। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं 100 ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसमें से मैं कोई 50 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में क्लियर करवाऊंगा और 50 के और भी ऑब्जेक्टिव है वो आपको अगले अगले वीडियो में क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो आप सब बिल्कुल बने रहिए आज के इस वीडियो में। 50 ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे हम और 50 का ऑब्जेक्टिव अगले वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्त के साथ शेयर कर ले ताकि इसी तरह की वीडियोज आप तक सबसे जल्दी पहुँचे। देखिए हमारे पास पहला ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। यानी कि जो 1967 तक भारत था, भारत में चुनाव कब हुआ था, 1952 में और 1967 तक। ये 15 सालों तक सिर्फ एक पार्टी का, इसमें एक ही पार्टी का सरकार थी 1967 ईस्वी तक, ठीक है, 1967 ईस्वी तक। तो इस स्थिति को कहा जाता है एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था, यानी कि एक ही दल की व्यवस्था को थी, इसको कहा जाता है एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव हमारा है कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, तो एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था, ठीक है। एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था, डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला 2 नंबर ऑब्जेक्टिव है हमारे पास दिया हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमारे लिए भारत में किस प्रकार का समाजवाद अपनाया गया था। इसके लिए विकल्प है मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधी का सर्वोदय या फिर लेनिन का साम्यवाद। तो जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार के समाजवाद का अपनाया गया वो है ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाज, ठीक है। ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाज अपनाया गया है हमारे भारत में कांग्रेस के द्वारा। तो बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। आगे ऑब्जेक्टिव है भारत के किस राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम कब मिला। यानी कि यानी कि भारत के किस राज्य में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी और कब बनी। तो यहाँ यही पूछा जा रहा है कि राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी तो वो कब बनी थी, कब मिले, मतलब उसको आने का अवसर कब मिला। तो ये मिला था 1957 के दूसरे चुनाव के बाद, ठीक है। बी का हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। एक बार और देखते हैं इसको, भारत के किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला। तो ये मिला था इसको अवसर 1957 के दूसरे चुनाव के बाद, ठीक है। आगे हमारे पास ऑब्जेक्टिव है भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। यानी कि भारत के में प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री, यानी कि बिना कांग्रेस पार्टी के बाद के प्रधानमंत्री कौन थे। तो वो थे ये मोरारजी देसाई ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ये मतलब ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, मोरारजी देसाई। आगे क्या है ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में से किसे
वामपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे है कि वामपंथी कोटि में रखा जा सकता है? तो जो हमारी पार्टी है बीजेपी, इसको वामपंथी कोटि में रखा जा सकता है। तो निम्नलिखित में से किसे वामपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है? तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पास आगे ऑब्जेक्टिव है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? यानी कि जो हमारी संविधान सभा थी उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? यानी कि हमारे देश में जो नागरिक है उसको कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो हमारे देश में नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, इसको एक और बड़ा कर लेते हैं। हमारे कहा जा रहा है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। ये पहले 7 प्रकार थे, लेकिन इसमें संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के अधिकार रह गए हैं। तो भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है? तो ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। ये सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आगे है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन लागू किया गया था? यानी कि हमारा भारत सरकार भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो आप समझते हैं भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। आगे देखिए, संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है? यानी कि हमारे संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसे जर्मनी से लिया गया है? तो क्या वो मूल अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या फिर राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार? तो जो संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है? तो जो हमारे संविधान में राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार है वो जर्मनी से लाया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार कहाँ से लगाया है, क्या है? इसलिए जर्मनी से लिया गया है। आगे ऑब्जेक्टिव है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? यानी कि हमारे पास जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के किस भाग में वर्णन है? ये संविधान के भाग 3 में वर्णन है। ठीक है, बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 3 में है। आगे देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लाया गया है? यानी कि हमारे देश में जो एकल नागरिकता है कि कोई हमारे देश में अगर कोई व्यक्ति रहेगा तो वो सिर्फ हमारे देश का ही अधिकार नागरिक रहेगा। वो अगर किसी देश की नागरिकता लेता है तो हमारे यहाँ की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी उसके पास। तो ये होती है एकल नागरिकता। तो ये एकल नागरिकता का विचार जो है ये किस देश से लाया गया है? तो ये इंग्लैंड से लाया गया है, ब्रिटेन से लाया गया है। ठीक है, तो भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, भारत में कितने राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका स्थापित की गई है? यानी कि भारत में जो एक होती है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद, तो भारत में जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है ये कितने राज्यों में लागू है? ठीक है, आप लोगों को बताना है कि भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था कितने राज्यों में लागू है? तो ये भारत के 6 राज्यों में लागू है। ठीक है, तो भारत में कितने राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? तो ये
छह राज्यों में है। अगला हमारा 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ? यानी कि भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से किस पार्टी का गठन हुआ? तो वो आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, तो किस राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ? तो ये आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, AAP, आम आदमी पार्टी। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? यानी कि कौन थी जो कि भारत में पहली महिला राज्यपाल रह चुकी है? तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल है वो है विजय लक्ष्मी पंडित, सॉरी सरोजिनी नायडू। हमारी जो भारत की है वो पहली महिला राज्यपाल है। तो भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो ये है सरोजिनी नायडू। आगे देखिए, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? यानी कि पूरे देश में ऐसा कौन सा विश्व है जहाँ का संविधान सबसे बड़ा संविधान है? तो हमारे भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, तो किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो ये भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और आप लोग बिल्कुल इसको तो बिल्कुल नोट करते चलिए। ठीक है, नोट करते चलेंगे, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आगे ऑब्जेक्टिव है सॉरी संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र में जो महासभा है उस महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जो हमारे भारत जो पूरे दुनिया पर शासन करती है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी महासभा में पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित। डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, विजय लक्ष्मी पंडित। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? यानी कि हमारे भारत का संविधान का कौन सा भाग है जिससे हम संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो जो हमारे भारत में जो प्रस्तावना है ना, संविधान की प्रस्तावना, उसको कहा जाता है संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसे संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? ये प्रस्तावना भाग है। आगे देखिए, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया है? यानी कि जो कि मंडल आयोग लागू किया गया था उस हिसाब से हमारे को जो आरक्षण मिली थी वो आरक्षण को किसने लागू किया था? तो किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? तो मंडल आयोग का जो सिफारिश को लागू किए थे वो थे हमारे VP सिंह। कौन थे? VP सिंह। फिर देखिए, 103वां संवैधानिक संशोधन प्रदान करता है, यानी कि जो 130वां संविधान संशोधन किया गया है वो क्या प्रदान करता है? वो किस चीज़ के बारे में बताता है? तो वो बताता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने के बारे में बताता है। ठीक है, तो हमारे जो संविधान का 130वां संवैधानिक संशोधन प्रदान करता है वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करता है। आगे देखिए, विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? यानी कि किस पंचवर्षीय योजना में विकास के साथ
न्याय का लक्ष्य रखा गया। जो विकास के साथ न्याय हो वो रखा गया था छठे पंचवर्षीय योजना में, कि हमारे देश में विकास के साथ न्याय हो सके। ठीक है, विकास भी हो और न्याय हो। तो विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि जब हमारा भारत 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ था, तो जब चुनाव हुए थे तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि सरदार पटेल। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? सरदार पटेल। आगे देखिए, कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो जो नगरीय स्वशासन से संबंधित है वो है हमारे संविधान का 74वां संशोधन। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो ये है हमारे संविधान का 74वां संशोधन। फिर देखिए, भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? यानी कि हमारे भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी और ये कब हुई थी? तो ये कब स्थापित की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और कहाँ हुई थी ये मैं आपको अपनी तरफ से बता दूंगा। तो सबसे पहले 1688 ईस्वी में हुई थी और चेन्नई में हुई थी। ठीक है, चेन्नई में हुई थी, सॉरी। भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया? तो ये 1688 ईस्वी में स्थापित किया गया और चेन्नई में। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ये देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन है होता है? यानी कि जो राज्यसभा हमारे संसद का भाग है उसका सभापति कौन होता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये होता है उपराष्ट्रपति। सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? यानी कि कौन है जो कि संसद को संबोधित कर सकता है? तो संसद को जो संबोधित कर सकता है वो सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है, और राष्ट्रपति हमारे में से किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ये हमारा बिल्कुल इनमें से कोई नहीं, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया, क्योंकि संसद को संबोधित करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही है। आगे हमारे पास बताया गया है अनुच्छेद 371 का ए, यानी कि अनुच्छेद 371 का ए वाला भाग किस राज्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 371 का जो ए संबंधित है ये नागालैंड से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 371 ए किस राज्य से संबंधित है? तो ये नागालैंड से संबंधित है। तो अनुच्छेद 371 किस राज्य से संबंधित है? तो ये नागालैंड से संबंधित है। और आप लोग बिल्कुल ही नोट करते चलिए। आगे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है किसकी सलाह पर किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? यानी कि अगर मान लीजिए बिहार में जो विधान परिषद है, विधान परिषद को हमको ख़त्म करना है। ठीक है, तो किसकी सलाह पर हम विधान परिषद को ख़त्म कर सकते हैं? तो यह विधानसभा की सलाह पर हम विधान परिषद को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो किसकी सलाह पर किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? तो विधानसभा के सलाह पर। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, धन विधेयक, ठीक है,
धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि अगर अगर हमारे पार्लियामेंट में, संसद भवन में कोई अगर धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो यह केवल किस सदन में पास होगा? तो यह केवल लोकसभा में पास होगा, इसे राज्यसभा में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल लोकसभा में। तो जो धन विधेयक का जो भी कानून आता है वो सिर्फ लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है, या फिर लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, उसे राज्यसभा में की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखिए, किस संस्था के द्वारा संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? यानी कि हमारे भारत में ऐसा कौन सा संस्था है जिसके पास की यह अधिकार है कि वो संविधान की व्याख्या करे? तो जो हमारे संविधान में सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, वो हमारे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार रखता है। उस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। आगे देखिए, आगे क्या है? पंचायती राज शामिल है, यानी कि पंचायती राज को किस सूची में रखा गया है? क्या यह केंद्र सूची में है, राज्य सूची में है, या फिर समवर्ती सूची में है? तो जो पंचायती राज को शामिल किया गया है, यह राज्य सूची में शामिल किया गया है कि राज्य अपना पंचायती राज रखिए या फिर नहीं रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पंचायती राज शामिल किया गया है राज्य सूची में। आगे देखिए, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? यानी कि राज्यसभा धन विधेयकों को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो यह 14 दिनों तक रोक सकती है। बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? यानी कि देखिए, पूछा जा रहा है किस समिति का गठन राजनीति के अपराधीकरण, यानी कि राजनीति में जो अपराधीकरण किया जाता है उसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी। तो जो वोहरा समिति बनाई गई थी ना, वोहरा समिति, ये बिल्कुल राइट आंसर है कि वोहरा समिति का गठन राजनीति के अपराधी के अध्ययन के लिए गठित की गई थी। फिर आगे देख लीजिए, चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है? यानी कि चुनाव से संबंधित नियम कानून कौन बनाता है? तो चुनाव से संबंधित नियम कानून चुनाव आयोग बनाता है। आगे देखिए, शून्यकाल संबंधित है, यानी कि शून्यकाल का रिलेशन किस चीज से होता है? शून्यकाल कहाँ होता है? तो शून्यकाल संसद में होता है। ये बिल्कुल राइट आंसर है। फिर देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो जो हमारे भारत में मानवाधिकार आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 ईस्वी में। बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 ईस्वी में। आगे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन है? यानी कि जो हमारे भारत में पंचायती राज व्यवस्था है उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण लेवल कौन सा है? सबसे इम्पोर्टेंट लेवल? तो जिला परिषद, जिला ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, ये सभी बिल्कुल पंचायती राज का सबसे महत्वपूर्ण स्तर है। इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। देखिए, आगे है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? नीचे दिए हुए 4 राज्यों में से किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है?
तो जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है ना, वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है, और जो बाकी 3 राज्य है यहाँ पंचायती राज संस्थाएं हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है। डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि पंचायती राज संस्थाएं नहीं है, और पूछा जाएगा कि पंचायती राज संस्थाएं किस में है, तब ये तीनों हो जाएगा। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा बड़ी ध्यान से। आगे देखिए, भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया? यानी कि हमारे भारत में सबसे अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया है? रेल बजट होता है, सड़क बजट इत्यादि। तो रेल बजट कब, अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया है? तो यह अंतिम बार 2016 में प्रस्तुत किया गया है। तो ये क्वेश्चन हो गया कि भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 2016 में। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि जो हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, वो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है हर साल 10 दिसंबर को। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखिए, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? यानी कि हमारे भारत में जो चुनाव हुआ उससे पहले चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। तो भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये जब पहली बार चुनाव हुआ होगा उससे पहले ही होगी ना भारत में चुनाव आयोग की स्थापना। तो भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में। ठीक है, तो भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये 1950 ईस्वी में हुआ था। आगे क्या कहा जा रहा है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है। यानी कि जो सुरक्षा परिषद है हमारे यूएनओ में, उसमें जो अस्थायी सदस्य है, जिसको अस्थायी सदस्यता प्राप्त नहीं है, तो उसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो ये इनका कार्यकाल सिर्फ 2 वर्षों का होता है। ठीक है, इनका कार्यकाल सिर्फ 2 वर्षों का होता है। तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्षों का। आगे देख लीजिए, आगे क्या है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? यानी कि कौन सी एजेंसी है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा संचालित नहीं की जाती है? तो जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है। ठीक है, तो कौन निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? तो ये है यूनिसेफ। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में कितनी बार होती है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा की बैठक होते हैं, ये 1 वर्ष में कितनी बार होती होगी? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा है, इसकी बैठक वर्ष में सिर्फ 1 वर्ष ये होती है, वर्ष में 1 बार होती है, 1 साल में 1 बार होती है। जिस तरह हमारा 12th का एग्जाम एक साल में 1 ही बार होता है, उसी तरह संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में 1 बार ही हो पाती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? यानी कि नीचे दिए हुए राज्यों में से किसमें है कि विधान परिषद नहीं है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक, इसमें विधान परिषद है, और राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। तो किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो राजस्थान हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? यानी कि जो गुटनिरपेक्ष है, जिन देशों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुआ कि हम किसी भी गुट में नहीं जाएंगे, न तो अमेरिका के गुट में जाएंगे और न ही रसिया के गुट में जाएंगे, तो ये पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ हुआ था?
तो ये बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है, ये बेलग्रेड में हुआ था। और ये कब हुआ था? ये 1961 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए, भारत की संसद में शामिल है, यानी कि हमारा जो भारत में संसद है इसमें कौन कौन से भाग शामिल है? तो क्या इसमें केवल लोकसभा है, केवल राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों है, या फिर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति? तो भारत की संसद में ये तीनों शामिल है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। भारत की संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, डी। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? यानी कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य को जो संविधान में जोड़ा गया है, ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। फिर तक क्या है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? यानी कि लद्दाख को जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, लद्दाख तो पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है 2019 ईस्वी में। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 2019 ईस्वी में। फिर देखिए, शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? यानी जो शीत युद्ध थे ये इसमें शक्ति के दो केंद्र कौन कौन थे? तो शक्ति के दो केंद्र, एक अमेरिका था और एक रसिया था, तो ये दो ही शक्ति के केंद्र थे, ठीक है। तो शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? तो शक्ति के दो केंद्र थे। फिर देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? यानी कि हमारा भारत के संघ में जो हमारा भारत संघ है, इसमें सबसे अधिक शक्ति किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? तो यहाँ भाई केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त है, ठीक है। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? तो केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त है। आगे देखिए, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? यानी कि हमारे सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? देखिए, जो ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो रहा है, ठीक है। तो हमारे जो 50 का ऑब्जेक्टिव है, ये 50 ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर हम वीडियो को और लंबा और ज़्यादा जाते हैं तो वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के इस वीडियो में हम इतना ही ऑब्जेक्टिव को रखते हैं। और बाकी जो 50 ऑब्जेक्टिव बच गया है वो आपको मैं अगले दिन अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सारा वीडियो सारा क्वेश्चन समझ में आ गया हो। आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो उसका आप मुझे सीरियल नंबर एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको वो अगले वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और जो लोग इस चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ठीक है। और आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप हमारे टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। या फिर आप अपना व्हाट्सएप नंबर उसमें टाइप कर दीजिए, हम आपके यहाँ पे इस PDF को भेज देंगे जो कि मॉडल पेपर का PDF है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।